हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय। आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ बोर्ड के पेपर्स का एनालिसिस किया है और उन पेपर्स में जिन जिन पॉइंट्स पे ज्यादा जोर दिया गया या जिन जिन से क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं जिनमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है और उसी के जरिए आप उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं वो है जीडीपी। जीडीपी होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये तो एक फुल फॉर्म होगी जीडीपी की। वैसे मतलब क्या होता है जीडीपी का? जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुल फॉर्म याद कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमें मतलब पता चल गया। एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इंडिया है या कोई भी कंट्री आप ले सकते हो, हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे। जैसे इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितनी भी चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे उनका जो प्राइस होगा उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जैसे हमने जूता बनाया, चप्पल बनाई, गेहूं, चावल, राइस, जैकेट, कपड़ा, कुछ भी बनाया एक साल के अंदर अंदर हमारे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, उन सभी चीजों का जो कलेक्टिव अमाउंट होगा ना, वो हमारी जीडीपी को शो करेगा, राइट। और जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम जनरली बेस ईयर लेते हैं 2011 को। जैसे 2011 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी? मान लो 10 बिलियन। अब 2023 में इंडिया की जीडीपी कितनी है, कितनी हो जाएगी? मान लो 12 बिलियन। तो हमारी जीडीपी में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है? दैट इज 12/10 into 100। ये इतने परसेंटेज ग्रोथ हमें अपनी जीडीपी में देखने को मिलेगी, राइट। दिस इज आवर जीडीपी। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं और 2011 इसमें बेस ईयर हो जाएगा। बेस ईयर मतलब जिस ईयर को रेफरेंस में लेके हम दूसरी वैल्यूज को काउंट करते हैं, ओके। और जीडीपी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, एक जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एंड द सेकंड वन इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इसमें सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। रियल जीडीपी में क्या होगा? प्राइस भी बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नॉमिनल जीडीपी। और ये हमारी रियल जीडीपी। अब मान लो जैसे हमारे 10 मैगी के पैकेट हैं, 10 मैगी के पैकेट हैं हमारे पास, और 10 मैगी के पैकेट की एक की कीमत 10 रुपए है। तो 10 मैगी के पैकेट की कीमत कितनी हुई? 100 रुपए। अब जो प्रोडक्ट बढ़ा है, जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा प्राइस है, दोनों कांस्टेंट है, 100 रुपए वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप हम जिसमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। मान लो कुछ टाइम पहले ना, 1-2 साल पहले केरला में बाढ़ आई थी। तो हमने क्या देखा था कि केरला के उस पार्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में बाढ़ आई थी, उस वजह से उस एरिया में मैगी की कीमत में इजाफा हुआ, मतलब इंक्रीज हो गई। सपोज मैगी की कीमत मान लो 15 रुपए बढ़ गई, 10 रुपए से कितनी शिफ्ट कर गई? 15 रुपए। अब एक पैकेट की कीमत 15 रुपए हो गई और प्रोडक्शन में क्या हुआ? प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, पैकेट अभी भी 10 ही है। वो कीमत बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि बाढ़ आ गई, चीज इधर उधर से सामान महंगा अपने आप मिलने लग जाएगा, क्योंकि दूसरे सोर्स नहीं बचेंगे हमारे पास। तो शॉपकीपर्स ने क्या किया? उन्होंने
प्राइस को बढ़ा दिया कि भाई हम तो महंगा बेचेंगे, हम तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो उन्होंने 15 रुपए कीमत कर दी। पहले कितनी थी? पहले 10 रुपए थी। तो इस प्रकार का जो इंक्रीज होता है ना प्राइस में, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ गया, ऐसे प्राइस का इंक्रीज होना हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब कीमत कितनी हो जाएगी? 150 रुपीज। So this is the basic difference between the real GDP and the nominal GDP. सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, that is nominal GDP. रियल जीडीपी में अगर 10 से 11 मैगी होंगे तो कीमत भी बढ़ेगी, कीमत भी साथ साथ बढ़ना और क्वांटिटी भी साथ साथ बढ़ना, that is रियल जीडीपी। सिर्फ कीमत का बढ़ना और क्वांटिटी का ना बढ़ना, प्रोडक्शन का ना होना, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। सेकंड टर्म आती है फिर जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। अब नॉमिनल जीडीपी हमारा मान लो 150 रुपए है, रियल जीडीपी हमारा मान लो 100 रुपए है, तो टोटल हमारा कितना परसेंटेज बढ़ा? 150% हमारा जो था जीडीपी बढ़ गया। मतलब नॉमिनल जीडीपी में 150% की इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये होएगा 1.5 टाइम्स ऑफ रियल जीडीपी। 1.5 टाइम्स ऑफ रियल जीडीपी इंक्रीमेंट हुआ है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 150%। Okay, it is all about GDP, GDP deflator and its types. And the another thing that we can count is WPI and CPI. What is WPI and what is CPI? These are also the main factors of our economy which play very crucial role in our economy. CPI is Consumer Price Index. Consumer Price Index. It is wholesale price index. फर्क क्या दोनों में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है कि जैसे आपको बोलेगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ना 7% की ग्रोथ हुई है। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो इसका क्या मतलब है? सेम थिंग हम बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर हम जनरली किसको लेते हैं? 2011 को, राइट? इसको बेस ईयर मान के हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो 7% की ग्रोथ हुई है ना सीपीआई में, वो इसके कंपैरिजन में हुई है। सिमिलरली डब्ल्यूपीआई में अगर 8% की ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ 2011 के कंपैरिजन में हुई है, ना कि 2015-16 इसके कंपैरिजन में नहीं, सिर्फ 2011 की, क्योंकि इस टाइम पे हमने वो सब चीजें ना कैलकुलेट की थी, राइट? इसलिए भारत सरकार 2011 को जनरली बेस ईयर मान के लेती है। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वैसे है क्या? सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब क्या हुआ? फुल फॉर्म तो मैंने बता दी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब मान लो आपने कोई कपड़ा खरीदा, मैंने कपड़ा खरीदा, मान लो मैं 500 रुपए की कोई शर्ट ले आया। सेकंड थिंग, मैं जूते ले आया, मान लो मैं शर्ट लाया कितने रुपए की? 500 रुपए की। शूज लेके आए कितने रुपए के? 1000 रुपए के। टोटल प्राइस कितना हुआ? 1500 रुपए। इन दोनों की कीमत 2011 में कितनी थी? इन दोनों की कीमत 2011 में मान लो 500 रुपए थी। तो ये मेरा सीपीआई में इंक्रीमेंट होगा। सीपीआई में कितना है? अब सीपीआई की परसेंटेज कैसे शो करेंगे? 2011 में कितनी थी? 500। अभी कितनी है? 1500। तो सीपीआई क्या होगा? नॉमिनल बटे ओरिजिनल इंटू 100। 2011 में कितना था? 500, अभी 1500 इंटू 100, सीधा 300% की इंक्रीमेंट आ जाएगा, राइट? सिमिलरली हम होलसेल प्राइस में इंडेक्स ले लेते हैं। होलसेल में क्या था? होलसेल में हम एक जूता या एक शर्ट नहीं लेते, हम पूरा का पूरा बल्क ले लेते हैं। जैसे कि जैसे आपको एग्स खाना है सर्दियों में जनरली कुछ लोग लेके इसको हम ऐसे बोलते हैं, हिंदी में हम जनरली इसको बोलते हैं कि थोक के भाव में लेके आना चीजों को। जो थोक के भाव में हम चीजों को लेके आते हैं ना, वही होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। जैसे आपने पूरा का पूरा स्टॉक खरीद लिया,
एक शर्ट 500 रुपए की थी, आपने एक शर्ट ना खरीद के पूरा का पूरा शर्ट का स्टॉक खरीद लिया। 2011 में उस स्टॉक की कीमत मान लो 500 रुपए थी, 500 करोड़ मान लो, और अभी उस स्टॉक की कीमत क्या हो गई, 1000 करोड़ मान लो। तो WPI क्या होगा, कितना परसेंट आएगा, रियल नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल कितना है, अभी कितना हुआ 1000, बेसिक में कितना था 500 इंटू 100, 200% का हिसाब होगा, ये हमारा WPI हो गया। ये होता है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो दूसरी चीज हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज GNP। GNP और GDP कैसे कैलकुलेटेड किए जाते हैं, वैसे GDP को ना हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, दैट इज समेशन ऑफ GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड पता है क्या होता है, वैल्यू एडिड होता है जैसे आपने कोई सामान बनाया, उस सामान की जो कीमत होगी वो तो ठीक है, बट उसकी पैकिंग में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, या फिर और भी अदर जो भी हम करते हैं, उसका डेकोरेशन वगैरह, उन सब में जो भी खर्चा आता है ना, उसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। इसलिए दैट इज समेशन ऑफ GVA, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडिड। GDP इज इक्वल टू समेशन ऑफ GVA, यही होता है GDP, जो GVA का मतलब होता है। जो GDP और GNP है, GNP होता है जनरली GDP प्लस में फैक्टर इनकम, जो अब्रॉड में हम कमाएंगे, जो हम अब्रॉड में कमाएंगे, और जो यहां के लोग यहां से कमा के बाहर लेके जाएंगे। फैक्टर इनकम हम इसको गोन लिख देते हैं, जो इंडिया से बाहर जा रही है। अब बाकी अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, वहां पे कुछ और लिखा होगा, बट हम गोन समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं। जैसे GNP है, GDP एक साल में इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितनी सारी चीजें बनी हैं, उन सभी की कीमत क्या होगी, GDP। फैक्टर इनकम, जैसे सलमान खान ने जितनी भी मूवी बनाई बाहर की कंट्री में, शाहरुख खान ने बाहर की कंट्री में जितनी भी मूवीज बनाई, उनसे कितना हमें पैसा आया हमारे पास, मान लो 500 करोड़ आया, वो फैक्टर इनकम हो जाएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे यहां से बाहर कितनी जा रही है, जैसे टॉम क्रूज ने इंडिया में मूवी करी और वो यहां से कितना पैसा बाहर ले गया, मान लो 200 करोड़ ले गया। तो ये फैक्टर इनकम जो इंडिया से बाहर जा रही है और ये जो इंडिया के अंदर आ रही है, तो GDP और फैक्टर इनकम को, फैक्टर इनकम दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और फैक्टर इनकम जो इंडिया के बाहर जा रही है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा GNP। ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। अब सेकंड चीज इसकी हम बात करते हैं, दैट इज NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, हम GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब जैसे आपने कोई कंपनी खोली, मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें काफी सारा इजाफा हुआ, कुछ फैक्टर इनकम हमारे इंडिया में आए, कुछ यहां से बाहर गए, वो सारी चीजें तो GNP में कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन में वो खर्चे आएंगे, जैसे कि आपकी मशीन खराब हो गई, जो आपने कंपनी खोली थी, तो मशीन पे जो खर्चा हुआ, मान लो 10 करोड़ का खर्चा मशीन पे हो गया, तो डेप्रिसिएशन में आएगा। आप फोन मिला रहे हो इधर उधर, आप ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, उन पे 5 करोड़ का खर्चा आ गया, तो 10 + 5 वो 15 करोड़ डेप्रिसिएशन में जाएगा गुरु वो। तो इन दोनों को मिला के जो आएगा दैट इज 100 - 15 दैट इज 85। ये हो गया हमारा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इधर में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरली ना हम एनसीईआरटी की बुक्स में देखते हैं, वहां पे NNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई होती हैं। उनका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले उनका मतलब समझा देता हूं। जैसे आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट आएगी सबसे पहले। फैक्टर कॉस्ट यानी कि मान लो कि आपने कुछ भी खरीदा है, आपने 500 रुपए का खरीदा, ठीक है। अब जैसे हम सिलेंडर खरीदते हैं, जनरली आपने देखा होगा सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देती है, राइट। सिलेंडर पे मान लो सरकार ने 50 रुपए की सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे दी 50 रुपए, इसको कट कर देते हैं।
मान लो एक सिलेंडर की कीमत है 1000 रुपए, सरकार ने सब्सिडी कितनी दे दी? 50 रुपए की। और उस पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आते हैं, जैसे जीएसटी है, आप दूध की थैली भी लेने जाते हो ना, उसमें भी कुछ पैसों का जीएसटी लगेगा ही लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लो लगे कुछ भी, मान लो 20 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे, ठीक है। तो अब एनपी कितना होगा? फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम सब्सिडी को जोड़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में से सब्सिडी को घटा देंगे, सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट में से सब्सिडी को घटा देंगे, यानी कि मान लो मैंने कोई सिलेंडर खरीदना है, 1000 रुपए का सिलेंडर है, मुझे सब्सिडी कितने की मिली? 50 रुपए की। तो अब वो सिलेंडर मेरे लिए कितने रुपए का होगा? 950 रुपए का। इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे कितने देने पड़ेंगे? 20। तो मार्केट प्राइस कितना आया मेरे लिए? 970। तो ये होगा मार्केट प्राइस। ये फंडा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। ये जो आप देखते हो ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए ना, इसको जीडीपी, एनएनपी उन सबसे रिप्लेस कर दे रहे हो, फॉर्मूले अपने आप डिराइव हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द बेसिक। इतना कर लो, इसमें जीडीपी, एनएनपी एट फैक्टर, और सबसे बड़ी बात, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, वही नेशनल इनकम होती है हमारी। और जो नेशनल इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये जो सब्सिडी वगैरह, जीएसटी वगैरह वो सब लगेंगे, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएनपी, जीडीपी एंड एनएनपी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स, और बाकी की जो भी टॉपिक्स है मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।